जय हिंद। मैं विकास बंजारे, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, सेठ फूलचंद अग्रवाल स्मृति महाविद्यालय नवापारा राजीव, जिला रायपुर, आप सभी विद्यार्थियों का स्व आमंत्रण करते हुए स्नातकोत्तर स्तर के पाठ्यक्रम एमए द्वितीय सेमेस्टर के 8वें प्रश्न पत्र के तृतीय इकाई विकास के परिणाम, विकास और विस्थापन, अवधारणा विस्थापन के परिणाम पर समीक्षात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इस व्याख्यान की जो रूपरेखा है उसमें मैं सर्वप्रथम विकास का अर्थ, तत्पश्चात विकास के परिणाम और अंततः विकास और विस्थापन, अवधारणा विस्थापन के कारण और परिणाम के संदर्भ में व्याख्यान प्रस्तुत करूँ। विद्यार्थीगण, सर्वप्रथम मैं विकास के अर्थ में प्रकाश डालूंगा। विकास के अर्थ के संदर्भ में विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने अपने विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए, उनके द्वारा विभिन्न प्रकार के विचार प्रस्तुत किए गए हैं। उन विचारों में जो मतैक्यता है वह इस प्रकार है। विकास किसी व्यक्ति या समूह की उन्नति को दर्शाने के लिए विकास और प्रगति की अवधारणा को सकारात्मक रूप में प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी वस्तु में जो सकारात्मक वृद्धि होती है उसे विकास के संदर्भ में लिया जाता है। मानव समाज ने एक लंबा सफर तय किया है, उसकी तरह विकास की अवधारणा ने भी लंबा सफर तय किया है। सदियों तक विकास को प्रगति, तत्पश्चात वृद्धि, बदलाव, परिवर्तन, धारणांतरण, आधुनिकीकरण आदि के रूप में जाना गया है, अर्थात विकास की प्रक्रिया के आधार पर विकास का नामकरण बदलता गया है या पढ़ता गया है। अब इसे हम आर्थिक के साथ साथ सामाजिक और मानव विकास के रूप में देखते हैं। मानव समाज की विकास यात्रा कई चरणों से होकर गुजरी है, जैसे असभ्य से बर्बरता, बर्बरता से सभ्यता, धर्म विज्ञानी से पराभौतिक, पराभौतिक से वैज्ञानिक, सरल से जटिल, प्राचीन से सामंतवादी, सामंतवादी से पूंजीवादी। आइए इसे हम एक और अन्य उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। आज से लगभग 1000-2000 साल पहले जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो शिक्षा ग्रहण करने के साधन परंपरागत हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में हम आधुनिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए आधुनिक साधनों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार के बदलाव को शिक्षा ग्रहण करने के साधन में जो विकासात्मक प्रक्रिया है उसके रूप में ले सकते हैं। पहले हम शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल में जाया करते थे, वहाँ पास जमीन पर बैठकर, वृक्ष के नीचे बैठकर और आश्रमों में बैठकर शिक्षा ग्रहण करते थे। विभिन्न प्रकार के वेद ग्रंथों का, पुराणों का अध्ययन करते थे। लेकिन वर्तमान समय में हम एक भवन में, पक्के मकान में बैठते हैं, जिस कक्ष में हम बैठते हैं उस कक्ष के सामने में एक ब्लैक बोर्ड होता है जिसमें चाक के माध्यम से अध्यापक हमें शिक्षा देते हैं, प्रोजेक्टर के माध्यम से शिक्षा देते हैं, अन्य आधुनिक साधनों के माध्यम से हमें शिक्षा ग्रहण कराते। विद्यार्थीगण, जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बतलाया था कि विकास के अनेक अर्थ हैं, विकास को अनेक अर्थों में लिया गया है, जैसे वृद्धि के रूप में विकास, परिवर्तन के रूप में विकास, आधुनिकीकरण के रूप में विकास। परीक्षा उपयोग की दृष्टि से इनमें से कुछ का मैं विस्तृत या संक्षिप्त रूप से चर्चा करूंगा। सर्वप्रथम मैं वृद्धि के रूप में विकास की चर्चा करूंगा। वृद्धि आर्थिक दृष्टि से वृद्धि के रूप में विकास का तात्पर्य उपभोग की वस्तुओं की उत्पादन की क्षमता में वृद्धि और उनके साथ साथ उपभोग के प्रतिरूप में वृद्धि से है। यहाँ पास एक विचारक है जिनका नाम है लिटिल, मार्गलिन एवं मार्गलिन। उनके अनुसार वृद्धि के रूप में विकास को मनुष्य की रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा संबंधी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से वृद्धि की दृष्टि से परिभाषित किया जा सकता है। परिवर्तन और कायांतरण के रूप में विकास का तात्पर्य मानव समाज में विकास की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रक्रियाओं से है। आधुनिकीकरण के रूप में विकास को आधुनिकीकरण के रूप में लिया जाता है। आधुनिकता के इस अर्थ में विकास पश्चात्करण कहा जाता है, जिसमें पश्चात को शेष विश्व के लिए प्रगति का मॉडल माना जाता है। इस अर्थ में विकास एक तुलनात्मक विशेषण बन जाता है। यह पश्चात केंद्रित इस धारणा पर आधारित है कि विश्व विकास की रेखीय प्रक्रिया से गुजरा है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अमेरिका और यूरोप केंद्रित विकास मॉडल को
अल्प विकसित और विकासशील देश अपनाने के लिए लालायित है। यह अलग बात है कि कोरोना वायरस के दौर में जहां विकसित देश सबसे ज्यादा नुकसान झेल रहे हैं, वहीं भारत जैसे विकासशील देश तुलनात्मक रूप से कम नुकसान झेल रहे हैं। इस प्रकार की घटना पश्चात केंद्रित विकास मॉडल पर प्रश्न चिन्ह उठाती है और विद्वानों को नए सिरे से विकास के अर्थ को परिभाषित करने के लिए प्रेरित करती है, दबाव विद्यार्थीगण। अब मैं विकास के परिणामों के संदर्भ में चर्चा करूंगा। विकास के परिणाम के संदर्भ में चर्चा करने के पूर्व मैं परिणाम शब्द की चर्चा पहले करूंगा। परिणाम शब्द अपने अंदर 3 अर्थों को समाये हुए है, जैसे सकारात्मक परिणाम, नकारात्मक परिणाम और इन दोनों के बीच की स्थिति। इन तीनों परिणामों के संदर्भ में हम विकास के परिणाम की चर्चा करेंगे। चूंकि विकास को प्रायः उत्पादकता में वृद्धि, आर्थिक समृद्धि और बाजार उन्मुखी अर्थव्यवस्था में परिभाषित किया जाता था। यह आशा थी कि आर्थिक वृद्धि ही वह रास्ता है जिस पर विकास तेजी से दौड़ता है, जिसमें मौजूदा सामाजिक दशा में सकारात्मक बदलाव आएगा। मगर विकास के अनेक दुष्परिणाम स्पष्ट नजर आने लगे हैं, जो इस प्रकार है। विकास का अर्थ चूंकि औद्योगिक विकास था, इसलिए लाभ और संसाधनों को उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया गया, पर ऐसा करते समय समाज के जीवन यापन संबंधी जरूरतों को अनदेखा किया गया। इसके परिणाम स्वरूप भारी प्रदूषण, प्राकृतिक संसाधनों का इस कदर क्षरण हुआ कि मानव जाति के अस्तित्व को ही खतरा पैदा हो गया। वृद्धि उन्मुखी विकास के साथ असमानताओं और सामाजिक विघटन भी बढ़ा है। हर जगह इस बात के प्रमाण दिखाई दिए हैं कि विकास ने एक क्षेत्र को या तो अछूता छोड़ दिया है या फिर गरीबी और प्रतिरोध के नए क्षेत्र पैदा कर दिए हैं। फलस्वरूप आबादी के हिस्से हाशिए में चले गए हैं और वे सामाजिक और आर्थिक प्रगति के फलों से वंचित रह गए हैं। आर्थिक वृद्धि कई तरह से प्रकट हुई है। इसका मतलब धन संपदा का कुछ व्यक्तियों या देशों के हाथों संचय हो जाना है। धन संपदा के वितरण को भारी विषमताएं, कल्याणकारी राज्यों का हट जाना और देशों के राजनीतिक और आर्थिक जीवन में सेना की बढ़ती भूमिका भी है। आर्थिक विकास तथा आर्थिक व्यवस्थाओं को केंद्रित करने से वृहद आधार पर कभी भी विकास का उद्गम संभव नहीं है। यह आर्थिक मॉडल यांत्रिक है और इसमें आर्थिक तार्किकता की जो धारणा निहित है वह तीसरी दुनिया के देशों के अनुकूल नहीं है। उदाहरण के लिए उदार बाजार व्यवस्था का मतलब गरीब लोगों की बहुत बड़ी आबादी का अर्थव्यवस्था से अपवर्णन है, यानी वे इसके लाभों से पूरी तरह वंचित रह जाते हैं क्योंकि इससे उनकी कोई भागीदारी नहीं होती है। गरीबी हटाने का यह कोई तरीका नहीं है, जबकि गरीबी हटाना ही तीसरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा विकासात्मक मुद्दा है। इस प्रकार की चर्चा से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि विकास का अब तक का जो लेखा जोखा है ज्यादा आशावादी तो नहीं है, पर गरीबी और पिछड़ेपन की समस्या को दूर करने की संभावना भी इसी विकास में मौजूद है, जिनसे मनुष्य लंबे समय से जूझ। विद्यार्थीगण, अब मैं यहाँ पास विकास और विस्थापन की विस्तृत चर्चा कर रहा हूँ। विकास और विस्थापन समानांतर चलने वाली प्रक्रिया है। सामान्य शब्दों में मूल से उखाड़कर इधर उधर बिखर जाना ही विस्थापन है। लोग जब अपने जन्म स्थान और निवास स्थान को छोड़कर एक नए स्थान की तरफ गमन करते हैं, उस प्रक्रिया को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन एक सीमा को पार करने का एकमात्र कार्य नहीं है, बल्कि इसमें संबंधित व्यक्तियों के जीवन के समस्त पक्षों को प्रभावित करने वाली एक जीवन पर्यंत प्रक्रियाएं हैं। ऐसी परिस्थिति में विस्थापन की परिभाषा यह होगी कि विस्थापन मूलतः एक व्यक्ति या समूह द्वारा जोखिमों और हित लाभों को तोलने के बाद कम उपयुक्त वातावरण से अधिक लाभदायक स्थान की ओर गमन करने का परिमेय निर्णय है। वर्तमान संदर्भ में विस्थापन के कारणों में राजनीतिक अभियोग, आंतरिक कलह, विकास योजनाओं, पारिस्थितिक पदोन्नति के कारण लोग स्थानांतरण करते हैं। इसलिए समकालीन परिवेश में विस्थापन की परिभाषा इस प्रकार है। विस्थापन ऐसे व्यक्ति या व्यक्ति समूह के होते हैं जो आंतरिक कलह, मानव अधिकारों के सामान्य तिरस्कार,
प्राकृतिक व मानव गठित संकट या इन तत्वों के संयुक्त प्रभाव के कारण अपने घर व पारंपरिक निवास स्थान को छोड़कर जाने के लिए बाध्य होते हैं और जो अंतर्राष्ट्रीय तौर पर अभिज्ञानित राज्य सीमा को पार नहीं करते हैं। विस्थापन के कारणों में प्रमुख है विकास योजनाएं, प्राकृतिक संसाधनों और भूमि के उपयोग के प्रतिरूपों में अर्थपूर्ण परिवर्तन प्रस्तुत करने वाली किन्हीं विकास योजनाएं उन संसाधनों के वर्तमान उपयोग करने वाले लोगों पर कुछ विपरीत प्रभाव छोड़ देती है। ऐसी योजनाओं में प्रमुख है जल विद्युत शक्ति उत्पादन और सिंचाई के लिए बांधों का निर्माण, राजमार्ग, रेल पथ, सिंचाई, नहर जाली के निर्माण, पारेषण पंक्तियों के निर्माण, हवाई अड्डे के निर्माण आदि प्रमुख निर्माण कार्य शामिल है। इन विकास योजनाओं के कारण विस्थापित लोगों के जीवन और कल्याण की सुरक्षा के लिए प्रभावित लोगों की हानि को घटाने और सुधारने के लिए ठोस कदम स्वीकारना जरूरी है। ठोस कदम उठाना सरकार द्वारा जरूरी है। विस्थापन के परिणाम के अंतर्गत विस्थापितों के पुनर्वास की समस्या महत्वपूर्ण व गंभीर चुनौती के रूप में है। विस्थापन और पुनर्वास से जुड़ी कुछ मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे विस्थापन और पुनर्वास की कुशल प्रबंध की समस्याएं, प्रभावितों और सरकार के मध्य विश्वास की कमी, राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी, प्रभावितों की उपलब्ध जानकारी का ठीक ठाक आंकड़ा उपलब्ध न हो पाना आदि समग्र संदर्भों में विस्थापन और पुनर्वास के नकारात्मक और सकारात्मक पहलुओं की जांच हेतु राष्ट्रीय पुनर्वास नीति का विश्लेषण करना आवश्यक है, जिसकी व्याख्या मैं यहाँ पर विस्तार पूर्वक करूंगा। राष्ट्रीय पुनर्वास नीति 2007 बहुपक्षीय दृष्टि है। इस नीति के अंतर्गत विभिन्न प्रावधान दिए गए हैं, जिनमें से कुछ चुनिंदा प्रावधानों की व्याख्या मैं यहाँ पास करूंगा। प्रथम है क्षतिपूर्ति से संबंधित प्रावधान। इन प्रावधानों में प्रभावित परिवारों को मकान, कृषि योग्य भूमि देने की बात कही गई है। पुनर्वास नीति में जीवन यापन हेतु पर्याप्त सुविधाएं देने की बात कही गई है। बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराने की भी बात कही गई है। दूसरा, सांस्कृतिक मनोवैज्ञानिक अलगाव के लिए भी प्रावधान यहाँ पास किए गए हैं। विकास योजनाओं के फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों का विस्थापन होता है। इन विस्थापितों को मुआवजे, क्षतिपूर्ति और पुनर्वास योजनाओं के द्वारा फिर से बसाने का प्रयास किया जाता है, परंतु उनको मिलने वाला मौद्रिक मूल्य उनकी जीवन शैली को वापस लौटाने में सक्षम सिद्ध नहीं हो पाता है और पीड़ितों में महिलाओं सबसे ज्यादा कष्टकारी स्थिति में पाई जाते हैं। विभिन्न अध्ययनों से स्पष्ट है कि परियोजनाकार योजनाओं के केवल वित्तीय और तकनीकी पक्षों पर ही अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि पुनर्वास के मुद्दों पर उनका ध्यान बहुत कम जाता है। कुल मिलाकर परियोजनाकार का सारा ध्यान एक पक्षीय आर्थिक विकास की ओर ही रहता है। इसी के साथ मैं इस इकाई को समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस इकाई के माध्यम से लाभान्वित होंगे। जय हिंद।